शिल्पी लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत। हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने दहेज क्या है, लेन देन, दहेज की मांग दंडनीय अपराध है, दहेज का लेन देन धारा 3 के अंतर्गत जो बताया गया है उसको शिथिलता प्रदान करने के लिए बाद में 1984 में उपधारा 2 जोड़ी गई और उसके तहत सूची, कस्टम्स, प्रायश्चित्ती, हैसियत के अनुसार यदि दहेज दिया जाता है तो वह दहेज दंडनीय नहीं माना जाएगा। वर वधू दोनों की सूचियाँ होंगी और उनके हस्ताक्षर होंगे। इतना हमने समझ लिया था। और उससे आगे अब ये देखते हैं कि दहेज की राशि वधू को प्राप्त हो गई या वधू के ओर से किसी को प्राप्त हुई है, किसी भिन्न व्यक्ति के लिए जो पति हो सकता है, ससुर हो सकता है, सास हो सकती है या और इनसे भिन्न कोई व्यक्ति हो सकता है, इस राशि को दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, यह राशि दहेज है, पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए मानी गई है। अब इसके लिए हमारे विधि निर्माताओं ने किस प्रकार से इसका रेगुलेशन होगा, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार से यदि कहीं कोई विपरीत परिस्थितियां बनती हैं इसे वसूल कैसे किया जाएगा, कौन किस प्रकार से इसका दायी होगा, क्या ये आपराधिकृत होगा, इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर एक व्यवस्था दी है। दहेज क्या है? दहेज शादी से पूर्व, सगाई, प्री वेडिंग आदि के समय यदि कोई धनराशि दी जाती है और वो धनराशि वधू को न प्राप्त होकर किसी दूसरे को चली जाती है, किसी दूसरा उसके लिए रखता है, वो एक ट्रस्टी के रूप में रहता है। एक स्थिति वो बन सकती है। दूसरी स्थिति, शादी के समय जो राशि दी जाती है, जेवरात दिए जाते हैं, धनराशि नगद दी जाती है, वो राशि को कौन रख रहा है, उसके ऊपर किस प्रकार से उसका अधिकार होगा, वो किस प्रकार से वो ट्रस्टी रहेगा, इसके प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। तीसरी स्टेज आती है शादी के पश्चात वाली, और शादी के पश्चात की स्थिति में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वधू यदि नाबालिग है तब वह बालिग हो जाती है, तब उसके 3 मास के भीतर यह राशि उसे दिया जाना चाहिए। स्थिति सगाई के समय पर दी जाती है तो शादी हो जाने के 3 महीने बाद उस राशि को लौटा देना चाहिए। शादी के पश्चात 3 माह की अवधि उसमें भी दी गई है, उस राशि को लौटा देना चाहिए। एक स्थिति एक ऐसी भी इसमें सामने आ सकती है कि व्यक्ति जिसको कि वह राशि दी गई है और वो नहीं लौटाता है, तब क्या स्थिति बनेगी? तब वह अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी विसंपत्ति का या उसके निर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर अर्थात 3 माह के भीतर यदि उस राशि को नहीं लौटाता, असमर्थ रहता है, तो वह उसका कृत्य जो है दंडनीय होगा। वो 6 मास तक की सजा से उसे दंडित किया जा सकता है और वह 2 वर्ष तक भी और आगे बढ़ाई जा सकती है। 5,000 के जुर्माने से भी हो सकता है, 10,000 तक ये जुर्माने की राशि हो सकती है। ऐसी स्थिति बनती है तब भी वह व्यक्ति जिसको ये दंडित हो चुका है तब भी वह राशि वापस करने के दायित्व से बच नहीं सकता है। अब प्रश्न आता है ये कि राशि प्राप्त करने के लिए यदि
वधु जिसको ये राशि प्राप्त होना है, उसकी राशि प्राप्त करने से मृत्यु हो जाती है, तो इस उसके वारिस तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने का हकदार होंगे, तो उसके वारिस उसके प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अब प्राकृतिक कारणों से अन्यथा यदि वो 7 वर्ष के भीतर वधु की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसके माता पिता को अंतरित हो जाएगी। यदि कोई संतान है तो संतान को तो अंतरित हो जाएगी, और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में ये राशि धारण की जाएगी और वह न्यासी समझा जाएगा जब तक कि उसके हकदार को वह राशि प्राप्त नहीं हो जाती। तीसरा का, तीसरी धारा में उपधारा में 3 का और जोड़ा गया है। इसमें ये अपेक्षा की गई है कि जहां उपधारा 1 और उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्धोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धोष ठहरा जाने की पूर्व ऐसी संपत्ति का जिसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसकी वारिसों, माता पिता या संतान को अंतरण नहीं किया है, वहां न्यायालय इस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिस, माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए अंतरण करे, और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा, तो संपत्ति के मूल के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जाएगी मानो ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो, और उसकी यथास्थिति उस स्त्री, उस वारिस, माता पिता या संतान को संदाय किया जा सकेगा। यदि राशि वापस नहीं की जाती, जिस व्यक्ति के पास में वो राशि है, पति है, नातेदार है, ससुर है, सास है, और उसे उस मामला चलता है, मामले के दौरान उसको सजा हो जाती है, वो दंडादेश करने से पहले एक सजा के प्रश्न पर सुने तक आने पर दांडिक न्यायालय यह कह सकता है कि इसको मतलब राशि वापस हो रही है, और यदि वापस वो नहीं किया जाता तब वह राशि ऐसे वसूली जाएगी जैसे कि उस फैसले में एक जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है, और जुर्माना वसूल करने के लिए जो प्रक्रिया सीआरपीसी में दी गई है उसके अनुसार धारा 421 में जो प्राविधान दिए गए हैं उनके तहत वो वसूली की जाएगी। अर्थात वो जंगम संपत्ति को भी किया जा सकता है, उससे राशि वसूली जा सकती है, और यदि वो उससे नहीं होता स्थावर संपत्ति से भी वसूली की जा सकती है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू को वसूल किया जाता है। इस प्रकार से राशि जो है वसूली जाएगी और वह संबंधित व्यक्ति अर्थात वधु को प्रदान की जाएगी। तो इन प्रावधानों के रहने से विधायिका या कानून बनाने वाली संस्था ने ये पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। यदि राशि किसी प्रकार से भी वधु को वंचित किया जाता है तो वह इस विधि के तहत, इस नियम के तहत, इस कानून के तहत प्राप्त कर सकने के लिए हकदार है। और सवाल आता है कि ये तमाम प्रावधान देने की स्थिति में हमारे सामने फिर वही बात आती है कि ये स्थिति, इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो कहीं भी यदि अस्पष्ट हैं या इनमें कहीं कोई ऐसी द्रुहता है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमारी अदालतें रहती हैं। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इनके माध्यम से इनमें आए फैसलों से भी हम इसमें समझ सकते हैं और उनसे सहारा लेकर के भी प्रावधान की व्याख्या जो न्यायालय, सक्षम न्यायालय करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय करते हैं, उनके अनुकूल हम उनको समझ सकते हैं। एक मामला हमारे समक्ष कामनी साहूनी वृद्ध पीसी साबू करके एक आया था। इसमें एक महिला को मारपीट कर घर से भगा दिया, उसको
जेवरात नहीं दिए, उसकी जो दहेज में मिली राशि थी वह नहीं दी, तब उसने मामला संचालित किया। ट्रायल कोर्ट में आंशिक रूप से उसे सफलता मिली। फिर आगे उसने अपील की और अंततोगत्वा माननीय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला आया। उसमें उन्हें राशि दी गई, जेवरात वापस करवाए गए और वह जो उसके लिए हकदार थी उसका हक उसे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक मामला हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष भी आया, मुरारी लाल विरुद्ध श्रीमती सरस्वती। इसमें भी ये स्त्री धन, महिला का एब्सोल्यूट राइट जिस संपत्ति के ऊपर है वह राशि उसे प्राप्त कराएगी। इसमें पति तलाक के लिए मामला लेके आया था और तलाक के मामले के दौरान ही एक काउंटर क्लेम भी महिला ने लगा दिया था और उसमें उसने बात की थी कि मेरे लिए जो जेवरात मिले हैं शादी के दौरान, जो राशि दी गई है मेरी है, उसे वापस किया जाए। तो इसमें उसे राशि प्राप्त हुई है। उसका तलाक वाली पिटीशन जो है वह सफल नहीं हो पाई और इसमें जो उसे संपत्ति थी जिसकी वो हकदार थी, स्त्री धन था, उसे प्राप्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महिला युवती या वधू को जो प्राप्त होने वाला धन है या दहेज है वह उसे पाने की पूरी तरह से हकदार रहती है। अब सवाल आता है दूसरा कि इस अधिनियम में धारा 7 है, इसके तहत अपराधों का संज्ञान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। महानगर मजिस्ट्रेट है या न्याय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। दूसरी बात, ये मामला ऑफेंस संज्ञेय रहेगा, अजमानती होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा, माना इसमें समझौता नहीं हो पाएगा। और 8 में धारा 8 का में यदि गया कि सबूत का भार भी उस पर होगा जो कहेगा कि मैं मतलब जो है मैं दोषी नहीं हूँ, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की भी इसमें नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति और धारा 10 में राज्य सरकार भी नियम बनाने की शक्ति उसमें दी गई है। इस प्रकार से ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सारे ये समाप्त होता है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण के संबंध में प्रावधान है। न्याय विधायिका ने इसमें जो प्रावधान डाले हैं इनके संबंध में जागरूकता जरूरी है। यदि वर वधू जागरूक हैं तो अपने अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। वधू के लिए भी इसमें अधिकार दिए गए हैं और वर के लिए भी बचाव के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम समाप्त होता है। मैं समझता हूँ इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।